और अब समाचार विस्तार से। जलन अस्पताल की सफाई कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शित किया। प्रथम नेशनल ठेकेदार के ठेका चलते हुए 18 से 20 महीने हो गए और 18 से 20 माह से उसने आज तक समय पर वेतन नहीं दिया कर्मचारियों को। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए कार्य का बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 18 महीने से उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही उनका पीएफ भी नहीं काटा जा रहा है। प्रथम नेशनल ठेकेदार के ठेका चलते हुए 18 से 20 महीने हो गए और 18 से 20 माह से उसने आज तक समय पर वेतन नहीं दिया कर्मचारियों को और 18 माह का पीएफ भी अभी तक जमा नहीं कराया है। किसी के जमा है, किसी का शो कर रहा है और किसी का शो नहीं कर रहा है और समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। और ये 31 जनवरी को ठेकेदार का ठेका समाप्त हो रहा है और दिसंबर माह का वेतन बाकी है और जनवरी अभी चल ही रहा है, तो 2 माह का वेतन बाकी है। करीब 120 के आसपास कर्मचारी है। 6000 वो कट ESIPF कट के 5,700 रुपये के आसपास लगभग पेमेंट मिलता है और वो भी हमें समय पर नहीं मिलता है। तो क्या करें, यहाँ के अलावा भी हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ता ही। हमारा ये नया ये ठेकेदार है जो अब इसका ठेका पूरा हो गया, ये अब जा रहा है। हमारा पीएफ 18 महीने का पीएफ भी है और 2 महीने की तनख्वाह है और एरियल है हमारा। अब ये दे नहीं रहा ना, पेमेंट डाल रहा हमारी। हम खाना बेचा लेके खाना गुजारा कर रहे हैं हमारा घर का। और 2 साल से ठेका चल रहा है ना, पीएफ का पता है हमारा, ना तनख्वाह टाइम से आती है हमारी। हम हर महीने को ना हम हड़ताल करते हैं। जब तो हमारी पेमेंट आती है 10 तारीख का पेमेंट करते करते हमारी 25 तारीख हो जाती है, जब तो ये पेमेंट आता है हमारी 1 महीने की। 5-6 हज़ार पेमेंट है हमारी। सफाई कर्मचारी हैं, हम झाड़ू पोछा करते हैं। कहाँ पर? पटेल में। सबसे ही करते शिकायत, पर वो तो ऐसे ही करता हर महीने। हम ऑनलाइन ठगी की वारदात लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में पुष्कर के किराना व्यापारी के साथ शातिरों ने 26,000 की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वो आधे घंटे बाद में उसने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया तो वो किसी को दूसरा आदमी बोला उस नंबर पे। पुष्कर में गुरुवार को ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। किराना व्यापारी से 26,700 रुपए का सामान लेकर शातिर ठगों ने बैंक का फर्जी मैसेज व्यापारी के मोबाइल पर सेंड कर दिया और वहां से किराने का सामान लेकर ठग फरार हो गए। इस पर पीड़ित ने पुष्कर पुलिस से लिखित शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई। हमारे पास 2 आदमी आए थे और वो किराना का सामान टीके पे और तेल पे एक ऐसा कुछ सामान लेके गए थे 26,700 रुपये का। और उन्होंने मतलब दूसरे एजेंसी बैंक से उन्होंने पेमेंट नेफ्ट किया था और उसका स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल पे भेजा था। और उसके बाद में वो आधे घंटे बाद में उसने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया तो वो किसी को दूसरा आदमी बोला उस नंबर पे। ये नंबर भी थी। अच्छा, 26,700 रुपये का। पुलिस को सूचना दी। चंद्रवर्धन नगर में क्षेत्रवासियों ने एक युवक द्वारा डेयरी लगाए जाने का विरोध करते हुए ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित जगह की मांग की। क्षेत्रवासियों ने काफ़ी वृक्षारोपण की कोशिश कर रहे हैं और चल रही है, तो उसके अंदर वो डेयरी लगाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रवर्धन नगर के क्षेत्रवासियों ने डी ब्लॉक के सामने दूध डेयरी नहीं लगाने की अनुमति देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासी राजेश कुमार ने बताया कि डी ब्लॉक के सामने दूध डेयरी का होना लगी हुई ग्रीन बेल्ट के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए डेयरी लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही ग्रीन बेल्ट की फेंसिंग की मांग को भी पूरा किया जाए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हमारे यहाँ एक डेयरी का अलॉटमेंट किया गया है, परंतु जब हमें पता लगा तो वो डेयरी वाले आकर जो हमारे डी ब्लॉक के सामने ग्रीन बेल्ट है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने काफ़ी वृक्षारोपण की कोशिश कर रहे हैं और चल रही है, तो उसके अंदर वो डेयरी लगाने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति। तो हमारा कहना यह है कि इस डेयरी को अन्यथा जहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। डी ब्लॉक में मात्र 25 इस समय रहने वाले हैं, मकान बने हुए, और क्योंकि मेन रोड और ब्लॉक की रोड के बीच में ग्रीन बेल्ट है, तो क्षेत्रवासियों ने खुद की प्रयास से उसमें काफ़ी ट्री वगैरह लगा रखा है।
साथ ही जो डेयरी हैं वो आसपास अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग जो क्षेत्रवासी हैं वो दूध बंदी से अपना दूध मंगाते हैं, उनको डेयरी की कोई ज़रूरत नहीं है। डेयरी आने से सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व ज़्यादा बढ़ेंगे, प्रॉब्लम होगी। और मेन रोड के ऊपर डेयरी का कोई औचित्य नहीं है, वो भी ग्रीन बेल्ट के अंदर, जो वर्षों से हम लोग प्लान कर रहे हैं और उसके लिए प्रयासरत है कि वो ग्रीन बेल्ट हमारी अच्छे से सौंदर्यीकरण पर्याप्त। कुछ दिनों पूर्व कांस्टेबल के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के तहत आज एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसे कल गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजिमों ने सुमेर से उसने मना किया था, यहाँ तुम लोग इकट्ठा मत हो, कोविड बीमारी फैल रही। कुछ दिनों पूर्व गंज थाने के कांस्टेबल पर होने वाले हमले के संबंध में सिविल लाइंस थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांस्टेबल पर पुलिस लाइन में हमला करने वाले एक अन्य आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। 24 तारीख को थाना गंज का कांस्टेबल था सुमेर मीणा, जो यहाँ पुलिस लाइन पे अपने काम से आया था, जिस पे वहाँ के लोकल कुछ लोगों ने झगड़ा करके उसके साथ हमला कर दिया था, जानलेवा हमला, जिसमें 4 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे। उसमें से एक मुलजिम राहुल जायसवाल, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजिमों ने सुमेर से उसने मना किया था, यहाँ तुम लोग इकट्ठा मत हो, कोविड बीमारी फैल रही, जिस पे नाराज़गी जाहिर करते हुए जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके इस मुकदमे में राहुल जायसवाल को कल गिरफ्तार किया गया। आज इसको न्यायालय पेश किया जाएगा। और भी बाकी एक मुलजिम अभी हिमांशु और बाकी है। इसमें कहाँ का रहने वाला? राहुल नागफणी इलाका का रहने वाला, हिमांशु मेरे सिविल लाइन थाना इलाका में रहता है। इससे पूछताछ करेंगे कि किस बात को लेकर हुआ? पूछताछ में पूर्व में भी बात आ चुकी है कि ये लोग वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे बर्थडे मनाने के हिसाब से। उस उमेर ने जब मना किया कि तुम यहाँ पे इकट्ठे मत हो, कोरोना बीमारी चल रही है, तो जिस पे इन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि हमें तो रोज़ टोकता है, इस बात पे इन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। इससे कोई और पहले के भी मुकदमे इसमें है, बिल्कुल मुकदमे है। अभी गंज थाने से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। पुरानी रंजिश तो नहीं, ऐसा पुरानी रंजिश का मामला नहीं। आगामी उर्स को देखते हुए नगर निगम द्वारा दरगाह क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इसमें दिल्ली गेट से धान मंडी तक नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए गए। दिल्ली गेट और उसके बाद ये धान मंडी, दरगाह बाजार और ख्वाजा साहब के आने वाले 810वें उर्स को लेकर नगर निगम द्वारा दरगाह क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई गंज से दिल्ली गेट, धान मंडी, दरगाह बाजार, कमानी गेट, त्रिपोलिया गेट, अंडरकोट आदि क्षेत्रों में नगर निगम की कार्रवाई जारी है और आने वाले वर्षों तक प्रतिदिन यह कार्रवाई निगम की ओर से जारी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि उर्स आने वाला है, तो उर्स की जो तैयारियां चल रही है, एक अभियान के तौर पर नगर निगम और जो दरगाह प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर हमारे द्वारा अभियान चलाते हुए जितना भी अस्थायी अतिक्रमण हो रखा है दुकानों के बाहर, उन सबको हटाया जा रहा है। होते हुए दिल्ली गेट और उसके बाद ये धान मंडी, दरगाह बाजार और उसके बाद जो अंदर का रास्ता है वो पूरा हमारे द्वारा देखा जाएगा और ये कार्रवाई उर्स तक चलेगी और उसके बाद भी ये कार्रवाई नियमित रूप से दिन प्रतिदिन की कार्रवाई जो है वो हमारी चालू ही रहती है। पुष्कर सरोवर में रोजाना सैकड़ों मछलियां मरने की खबर स्वामी न्यूज पर प्रसारित की जा रही थी। इस पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवा दिया। स्वामी न्यूज पर दिखाई गई खबर का हुआ असर। 7 दिनों से बंद पड़े पुष्कर तीर्थ नगरी में ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया गया। पुष्कर सरोवर के दूरदर्शन पर लगातार खबरें प्रसारित की जा रही थी, जिसमें सरोवर में सैकड़ों मछलियों के मरने और सरोवर का जल गाढ़ा हो जाने को लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं की स्थानीय प्रशासन तक शिकायत पहुंच रही थी। खबरें प्रसारित होने के बाद स्थानीय पालिका प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 दिनों से बंद ऑक्सीजन प्लांट को तुरंत शुरू करवा दिया गया। अजमेर सरस डेयरी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रतिदिन 5 लाख लीटर दुग्ध संकलन का लक्ष्य रखने के साथ ही प्लांट में सीसीटीवी कैमरे और पशुपालक की मृत्यु पर 10,000 की आर्थिक सहायता के संबंध में वार्ता की। उसमें पहला निर्णय ये लिया कि हमारा दूध जो अभी 4 लाख, 4.25 लाख लीटर
अजमेर डेयरी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर फरवरी मार्च में 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन का लक्ष्य रखने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही नए प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाने की, सिक्योरिटी के नए टेंडर करने, आधुनिक कैंटीन का निर्माण और प्लांट का तत्काल बीमा कराने के संबंध में निर्णय लिया गया। इस अवसर पर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो पशुपालक 3 वर्ष पूर्व से सदस्य बने हुए हैं, उन पशुपालकों के मृत्यु होने पर 10,000 उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं में 7 लीटर की और पशुपालकों के बाड़े में आग लगने पर 5,000 की सहायता भी दी जाएगी। अजमेर डेयरी के संचालक मंडल की गत दिनों में बैठक संपन्न हुई। उसमें पहला निर्णय ये लिया कि हमारा दूध जो अभी 4 लाख लीटर प्रतिदिन जो संकलित हो रहा है उसको 5 लाख लीटर किया जाए। इसके लिए जो है प्रत्येक गांव और डाणी में सरस की परिवार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और उससे जो है दूध ज़्यादा संकलित करेंगे। इसी प्रकार उनको ये बताया जाएगा कि यदि आप सरस डेयरी में दूध देंगे तो आपके बच्चों का फ़ायदा होगा, अजमेर ज़िले के किसानों के बच्चे का, और यदि आप दूध पाइस और अमूल को दोगे तो गुजरात के किसानों को फ़ायदा होगा। इसी प्रकार अजमेर के उपभोक्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप सरस दूध और उसके उत्पाद खरीदेंगे तो इससे अधिक मतलब फ़ायदा इसको अजमेर ज़िले के किसानों को होगा, वरना गुजरात के किसानों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने ये निर्णय लिया है कि भी किसानों का पेमेंट जो है बैंक में सीधा खाते में अजमेर डेयरी के माध्यम से जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार नए प्लांट का जो है सीसीटीवी कैमरा युक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज के टेंडर निकाल दिए लेटेस्ट, तो उसमें भी जो है सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रयास है कि अजमेर डेयरी में जितने लेटेस्ट नवाचार है उसका करने का कोशिश करें। आपके आने वाले टाइम में पशुपालकों को जो है पेंशन देने का भी योजना है, पेंशन देने की भी योजना बना रहे हैं। जितने फ़ायदे के जो हो सकते हैं अधिक से अधिक करेंगे। दूध का भाव 21 फरवरी से 1 रुपया प्रति लीटर बोनस और डिविडेंड के रूप में वर्तमान दर में जोड़ेंगे 6.5 में, और नए सत्र में 1 अप्रैल से 7 रुपये फैट पहले की दर से वापस चालू कर देंगे। जो पहले कोरोना से पहले 7 रुपये फैट थी वो आने वाली 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। वर्तमान में हमको डेप्रिसिएशन के भी जो है 320 करोड़ का प्लांट है तो हमको 32 करोड़ डेप्रिसिएशन फंड में डालना पड़ता है प्रति वर्ष, जो प्रति माह 3 करोड़ समथिंग का करीब खर्चा आता है हमको। परंतु ये भी रखना ज़रूरी कि इतना बड़ा प्लांट है उसकी आगे जाके सुरक्षा, मरम्मत, मेंटेनेंस या और कोई छोटा मोटा काम हो वो सब जो है इस डेप्रिसिएशन फंड से किया जाएगा। रिट परीक्षा मामले में एसओजी द्वारा जांच करने के बाद उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली पर निशाना साधा। 26 सितंबर 2021 को रीट की परीक्षा हुई। यह परीक्षा शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। इसके समन्वयक बोर्ड के चेयरमैन श्री जारोली रीट परीक्षा 2021 में पेपर आउट हुए मामले में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। साथ ही देवनानी ने कहा कि इसमें बोर्ड की लिप्तता साफ झलकती है, इसलिए एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। 26 सितंबर 2021 को रीट की परीक्षा हुई। यह परीक्षा शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। इसके समन्वयक बोर्ड के चेयरमैन श्री जारोली जी प्रारंभ से ही अपनी सारी कार्यशैली से और निर्णयों से एक कैटेगरी में खड़े हैं। मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जारोली जी, आपने कहा था कि यदि पेपर आउट होगा तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और मेरी जितने भी पेंशन इत्यादि हैं वह भी मैं समर्पित कर दूंगा।
आज जब एसओजी ने यह सारा निर्णय सुना दिया कि 24 सितंबर की रात को पेपर आउट हुआ था, जब 24 सितंबर को पेपर आउट हुआ और उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि उसी रात को हमारे जारोली जी और इनके द्वारा नियुक्त पाराशर दोनों ही वहाँ संकुल में थे, तो ये क्या कर रहे थे वहाँ पर? इसका उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया। दूसरा प्रश्न यह है कि जब पूरे राजस्थान के अंदर कोऑर्डिनेटर सरकारी ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को तय किया, नियुक्त किया गया, तब ऐसी क्या इनके पास मजबूरी थी कि जयपुर के अंदर एक निजी, जो किसी ज़माने में एलबीएस कॉलेज में इनके साथ इन्होंने नौकरी की, ऐसे अपने मित्र पाराशर को इन्होंने वहाँ का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। अब जब कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया तो उसके साथ उन्होंने और भी व्यक्तियों को, जिसका नाम अभी सामने आया है राम कृपाल, वह भी उनके साथ था। फिर इन्होंने 4 और व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा में किया। मेरा प्रश्न है कि वहाँ पे आखिर जो संकुल है वह बोर्ड का ही परिसर है। बोर्ड के परिसर में यदि पेपर वहाँ पे आउट होता है तो उसकी कोई चाबियाँ भी होंगी, वहाँ पे कोई अफसर भी या कर्मचारी भी नियुक्त होंगे। आज तक बोर्ड ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? इसका ना कहीं मिली भगत है। यदि कहीं वहाँ पे अंदर स्ट्रॉन्ग रूम खुल गया है, वहाँ से एक पेपर कम पाया गया और एक की सील कम हुई, तो आपने आज तक तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। तीसरा प्रश्न यह है कि आपने अपनी सारी परीक्षाओं के अंदर आपने कैमरा भी लगाए, सीसीटीवी कैमरा, तो सब कि जब आप गोपनीयता बनाए रखने के लिए 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट आप राजस्थान से बाहर की किसी एजेंसी से आप तैयार करवाते हो, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने रीट की परीक्षा के सारा अजमेर की ही एजेंसी से आपने रिज़ल्ट तैयार करवाया? कहीं न कहीं अजमेर से लेकर के अपने जयपुर के मित्रों से लेकर के खुद तक, ऊपर IAS और ऊपर आगे तक, ये सारे तार पूरे जुड़े हुए रहते हैं। और फिर इसमें कभी एक बात की जांच अभी तक नहीं हुई, आखिर ये पैसा जो 5 करोड़, 2.25 करोड़, 1.25 करोड़ की जो रिपोर्ट आती है, ये सामने वाले पैसे कहाँ से लाए और किन के बीच में बटा हो, अभी तक इसकी कहीं जानकारी नहीं है। जब इतने हायर लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं तो वे निश्चित रूप से सबसे पहला काम, यदि अशोक गहलोत में नैतिकता है तो तुरंत पहले ही ऑर्डर से इस जारोली को बर्खास्त करें, तब जाकर के जनता का कोई विश्वास होगा। नहीं तो कहीं ये तार मुख्यमंत्री आवास तक भी जाएं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना मुझे सबमिट करना था। और सबसे बड़ी बात जो मैंने प्रारंभ में कही कि ये पेपर लीक, यह साधारण विषय नहीं है। राजस्थान के 16 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और आपने फटाफट परीक्षा परिणाम किया, नियुक्ति के आप प्रक्रिया आपने शुरू कर दी, कहीं इसकी प्रतीक्षा भी नहीं की कि ज़रा एसओजी की रिपोर्ट आ जाए। और अब तक तो 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब तक पता नहीं इन एसओजी ने या बाकी लोगों ने कितने लोगों को बचाया। तो ये सारे के सारे, क्योंकि सबसे पहले भजन लाल, उदाराम, ये तो केवल एक खिलाड़ी सामने आए हैं, लेकिन इनसे किसने पेपर लिया है अभी तक तो केवल एक ही नाम केवल भजन लाल का आया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसने, उदाराम ने 7 लोगों को पेपर दिया, बाकी वो 6 लोग कौन थे जिसका अभी तक पता नहीं लगा। तो इस प्रकार की सारी कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ाने पर लगता है कि पूरे का पूरा दोषी बोर्ड का चेयरमैन है, इनकी पूरी टीम है। इन्हें तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तो एसओजी बोर्ड ऑफिस तक पहुंची है, लेकिन वह दिन शायद जल्दी आएगा कि जब बोर्ड के। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।